1939 जब सोवियत यूनियन ने पूरे पोलैंड पर कब्जा कर बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था और उनको साइबेरिया की एक जेल में डाल दिया गया था, जहां से भागना नामुमकिन था। इन्हीं कैदियों में एक पोलैंड का ऑफिसर भी था जिसका नाम था यानुश। सोवियत यूनियन का एक ऑफिसर उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाकर उसे साइन करने को बोलता है। जब यानुश साइन करने को मना करता है तो वो एक लेडी को बुलाता है जो यानुश की वाइफ थी। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो लेडी हाँ कहती है और फिर वो पूछता है कि इनके बारे में कुछ बताओ। वो कहती है कि मेरे पति कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये विदेशों में जाकर जासूसी करते हैं। ये सब बातें सुनकर यानुस को बहुत दुख होता है। उसे पता था कि उसकी वाइफ ये सब किसी के दबाव में आकर बोल रही है। उसकी गवाही की वजह से ऑफिसर उसे 20 सालों की सजा सुना देता है और उसे साइबेरिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल घने जंगलों के बीच में है। वहाँ और भी बहुत सारे कैदी थे जो न जाने कब से इस जेल में चल रहे थे। वहाँ पर एक ऑफिसर उन सब कैदियों को बताता है कि ये जेल ही नहीं बल्कि पूरा साइबेरिया है तुम्हारी जेल है। जहाँ तक तुम देख सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है, हजारों किलोमीटर तक फैला ये पूरा साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है। अगर तुम इस जेल से भागने में कामयाब हो भी गए तो यहाँ के लोग ही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हर कैदी के सर पर हमने बहुत बड़ा इनाम रखा है। उस जेल में कैदियों के साथ बहुत बदसलूकी होती थी। उन्हें पूरा खाना भी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई सारे कैदी कुपोषण का शिकार हो गए थे। तो कई कैदी विटामिन की कमी से रात को देख नहीं पाते थे। लोग एक दूसरे का खाना छीन लेते थे। उसी कैद में स्मिथ नाम का एक अमेरिकन आदमी भी था जिसके हाथ से खाने का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ये देखकर भूखा आदमी उस पर टूट पड़ता है पर स्मिथ अपना खाना छीन लेता है। ये देखकर यानुस उसको अपना खाना दे देता है। स्मिथ उससे कहता है कि तुम्हारी ये दरिया दिली तुम्हारी जान ले लेगी। अगर तुम पेट भर खाना नहीं खाओगे तो जल्दी ही कुपोषण का शिकार होकर तुम भी मारे जाओगे। तभी उसके पास एक और कैदी आता है। वो एक एक्टर था। वो यानुस से पूछता है कि तुम्हें कितने सालों की जेल हुई है? तो यानुस कहता है कि मुझे 20 सालों की जेल हुई है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे 10 सालों की जेल हुई है। इसके बाद वो आदमी यानुस को एक आदमी के बारे में बताता है जो कि एक रशियन था। वो एक खूनी और चोर था। उसके लिए किसी को भी मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। सब कैदियों में उसका डर था। उससे जेल के गार्ड भी दूर रहते थे। तभी यानुस धीरे से उस आदमी से पूछता है कि क्या कोई यहाँ से भाग पाया है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, पर तुम भागने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन एक रात में वो आदमी यानुस को एक रास्ता दिखाता है और कहता है कि ये भागने का रास्ता है। वो कहता है कि मैं कई दिनों से तुम्हारे जैसे की तलाश में था जिसमें ताकत और भागने की हिम्मत हो। यानुस कहता है कि हम भागकर जाएंगे कहाँ, क्योंकि पश्चिम में तो जर्मन के अलावा सोवियत भी मौजूद हैं और पूर्व में भी सोवियत फैले हुए हैं। यानुस कहता है कि हमें दक्षिण में जाना चाहिए। तब वो एक्टर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि हम मैका लेक के 500 किलोमीटर दूर हैं। अगर हम उस झील तक पहुंच जाते हैं तो हम साइबेरिया रेलवे ट्रैक पार करके मंगोलिया पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें सर्दी कम होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो बॉर्डर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। वो कहता है कि हमें बहुत सारा खाना चाहिए होगा। मैंने तो खाना इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है और आज से तुम भी खाना जमा करना शुरू कर दो। जैसे ही सर्दी कम होगी हम यहाँ से भाग जाएंगे। एक दिन ये लोग जंगल से लकड़ियाँ काटकर वापस लौट रहे थे। तभी तूफान आ जाता है। ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिर वो सभी कैदियों को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से कई सारे कैदी ठंड की वजह से मारे जाते हैं। तभी वो अमेरिकन जिसका नाम स्मिथ था वो कहता है कि हमें जंगल में जाकर रुकना चाहिए। अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हम सारे मारे जाएंगे। लेकिन ऑफिसर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो। तभी स्मिथ जंगल की तरफ चलने लगता है। तभी वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन वो बिना डरे जंगल की तरफ चलने लगता है। उसकी हिम्मत को देखकर वो ऑफिसर उसे नहीं मारते और सभी कैदियों को जंगल की तरफ चलने को कहते हैं। और वो सारे कैदी वहाँ पर पत्तों से एक झोपड़ा बनाकर अपनी जान बचाते हैं। स्मिथ ने उन कैदियों की जान बचाई थी, इसलिए उसकी सजा कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही था। तूफान रुकने के बाद जब सारे कैदी जेल में आते हैं तब एक ऑफिसर स्मिथ, यानुस और बाकी कैदियों से कहता है कि लगता है कि तुमको सर्दियाँ पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को खदान में भेज रहे हैं। उस खदान में इतना पोल्यूशन था कि सिर्फ 6 महीने में किसी भी इंसान की मौत हो जाएगी। साथ ही वो जमीन के इतने अंदर था कि उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ यानुस की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे विजन दिखने लगते हैं। उसे उसका घर दिखाई देता है। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, उसके नीचे दरवाजे की चाबी रखी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी स्मिथ उसे पीछे खींच लेता है, नहीं तो वो गार्ड उसे मार देता। दरअसल उस खदान में काम करने से यानुस की हालत खराब हो रही थी। स्मिथ कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। यानुस कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से भाग सकते हैं। उस डॉक्टर के पास यहाँ से भागने का प्लान है। तब स्मिथ कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो कोई भागने का प्लान नहीं कर रहा, वो झूठा है, वो यहाँ सालों से है। वो नए कैदियों से ऐसे ही बात करता है। उसने मुझे भी भागने का लालच दिया था। वो ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा है। स्मिथ कहता है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एक कमजोरी है और वो है तुम्हारी इंसानियत। एक रात तूफान बहुत तेज था। मौका देखकर यानुस उस डॉक्टर को जगाता है और कहता है कि यही मौका है, चलो भाग चलते हैं।
क्योंकि तूफान की वजह से हमारे पैरों के निशान मिट जाएंगे, वो लोग हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। पर वो एक्टर बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि ये तूफान ही थोड़ी देर में रुक जाएगा और यहाँ से भागने के लिए हमें अच्छी प्लानिंग करनी होगी, हमें ढेर सारा खाना चाहिए होगा। वो यानुस से कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। उनकी बात वो रशियन आदमी भी सुन लेता है। उसे देखकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब उनके साथ भागने को और भी लोग तैयार थे, जिसमें थॉमस, जोरान, वॉस और कजिक भी मौजूद था, जिसको रात में नहीं दिखाई देता था। इनके प्लान के बारे में वोल्का को भी पता चल जाता है और वो भी इनके साथ आना चाहता था। अब ये 7 लोग यहाँ से भागने की तैयारी में थे। जनरेटर बंद होने के 10 मिनट के अंदर इन्हें कांटे वाले तारों को पार करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे ही जनरेटर बंद होता है वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी। गार्ड्स को पता चल जाता है कि कुछ कैदी भाग रहे हैं, तो वो लोग सायरन बजा देते हैं। तूफान में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो लोग उनके पीछे कुत्तों को छोड़ देते हैं और कुछ गार्ड उनका पीछा करते हैं। आखिरकार वो लोग भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर तूफान की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी यानुस वाल्का से उसका चाकू मांगता है और पेड़ की छाल से सबके लिए मास्क बनाता है। इस तरह वो लोग उस तूफान से निकल पाते हैं। सुबह तक उन्होंने लगभग 20 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर लिया था। वो लोग बहुत खुश थे खुद को आजाद देखकर। इसके बाद सब लोग अपना अपना खाना एक जगह जमा करते हैं। खाना देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका ये खाना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अब सब खाना खाकर आगे बढ़ते हैं। यानुस परछाई देखकर उन्हें रास्ता बताता है। वो लोग दक्षिण की तरफ चलते हैं। उन्हें किसी भी हाल में लेक बेकाल तक पहुंचना था। पूरा दिन चलने के बाद सब शाम हो जाती है, इसलिए वो लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जाते हैं। लेकिन उनमें से कजिक वापस नहीं लौटता, क्योंकि अंधेरा हो गया था और उसे रात को दिखाई नहीं देता था। इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब सुबह होती है तो वो उनके पास ही बैठा दिखाई देता है, लेकिन वो ठंड की वजह से जम चुका था और उसकी मौत हो गई थी। वो रात भर उनके पास ही बैठा था, पर वो लोग उसको दिखाई नहीं दिए। वो लोग उसे दफनाकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों को पार कर लिया था। अब उन्हें जंगलों से होते हुए जाना था। कम से कम अब वो ठंड की वजह से नहीं मरेंगे। मगर अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था और वो भूख से मर रहे थे। अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आगे का सफर तय कर सके। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि भेड़िए अपना शिकार खा रहे थे। ये देखकर वो लोग भेड़ियों को वहाँ से डराकर भगा देते हैं और फिर भेड़ियों का झूठा मांस खाने लगते हैं। अब बिना खाने के वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी। इसलिए यानुस कहता है कि मैं वो झील ढूंढने जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। अगर मैं 1 हफ्ते में नहीं लौटा तो समझ जाना कि मैं नहीं रहा। अब वो उनको छोड़कर झील को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर ये इतना आसान नहीं था। वो भूखा था और खराब मौसम होने की वजह से उसकी मुश्किल और भी बढ़ चुकी थी। भूख और थकान की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिर उसने वो झील ढूंढ ही ली। वो किसी तरह अपने दोस्तों के पास आता है और बताता है कि उसने वो झील देखी है और वो यहाँ से 3 दिनों की दूरी पर है। सुबह होते ही वो लोग उस झील की तरफ निकल पड़ते हैं और आखिर वो लोग उस झील तक पहुँच जाते हैं। अब वो लोग उस झील के किनारे पर चल रहे थे, तभी उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल वो एक लड़की थी, वो पोलैंड से थी। कई दिनों से वो उन लोगों का पीछा कर रही थी। उसे खाना और सुरक्षा चाहिए थी और ये उसे यही लोग दे सकते थे। पर स्मिथ कहता है कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसकी वजह से हम धीमे पड़ जाएंगे। वो लड़की भी रशियन लोगों से बचकर भाग रही थी। वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे जाते ही उन्हें दलदल में एक हिरन फंसा हुआ दिखता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनके पास खाने की कोई भी कमी नहीं थी। तभी वो जो कि एक पादरी था, जंगल में जाता है, उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है और वो लड़की इस तरह से खाना खा रही थी जैसे कि वो कई दिनों से भूखी हो। कई दिनों के बाद आज सबने पेट भर के खाना खाया था। अगले दिन सब उसी झील में नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये लोग उस लड़की को भी अपने साथ ले लेते हैं, जिसका नाम एरिना था। रास्ते में एरिना स्मिथ को बताती है कि हम अपने फार्म पर रहा करते थे, लेकिन एक दिन वहाँ रशियन आए और उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया। लेकिन स्मिथ ने उसके झूठ को पकड़ लिया था, क्योंकि जहाँ उनका फार्म था वो जगह जर्मन्स के इलाके में आती थी। रशियन वहाँ कभी नहीं जा सकते थे। स्मिथ कहता है कि अब कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। कुछ दिन चलने के बाद वो लोग मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जो उनका सबसे बड़ा मकसद था। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए थे और हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। रात होते ही वो लोग मंगोलिया बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, लेकिन वाल्का यहाँ से आगे नहीं जाता। वो यानुस को अपना चाकू देकर उससे अलविदा कहता है और अपने रास्ते पर चल पड़ता है और ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग मंगोलिया के एंटर गेट तक पहुँच जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि सोवियत ने मंगोल पर भी कब्जा कर लिया है, इसलिए वो लोग अब मंगोल नहीं जा सकते, उन्हें अब कहीं और जाना होगा। अब वो फैसला करते हैं कि वो लोग पहले चाइना जाएंगे और फिर चाइना से तिब्बत जाएंगे और तिब्बत से हिमालय को पार करके इंडिया चले जाएंगे। अब ये लोग चाइना की तरफ निकल जाते हैं।
जो कि लगभग 600 किलोमीटर दूर था। लेकिन अब उन्हें गोबी रेगिस्तान को पार करना था। ये रेगिस्तान उनका इम्तिहान लेने वाला था। वो तपती धूप में चलते हैं। इस रेगिस्तान में पेड़ नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं और उनका पानी भी खत्म हो गया था। आगे जाकर उन्हें पेड़ जैसी कोई चीज दिखाई देती है और जहाँ पेड़ होता है वहाँ पानी भी होता है। स्मिथ कहता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, लेकिन यानुस कहता है कि वो सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। वो पूर्व है और हमें दक्षिण की तरफ जाना है। सब लोग यानुस के मना करने के बावजूद भी वो लोग उस चीज की तरफ चलने लगते हैं। यानुस के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी उनके पीछे चलने लगता है। जब वो लोग थोड़ा करीब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सच में एक पेड़ है और वहाँ एक कुआं भी है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब पेट भर के पानी पीते हैं और फिर वहीं आराम करते हैं। इस रेगिस्तान में कुआं मिलना उनकी किस्मत थी। वो लोग वहीं आराम करते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। रात में एक आदमी यानुस से कहता है कि कुछ दिन हमें यहीं रुकना चाहिए। तो यानुस कहता है कि हम बिना कुछ खाए कमजोर हो जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब लोग आगे जाने से डर रहे थे क्योंकि अगर उन्हें आगे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वो लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे। खाना ना मिलने की वजह से वो लोग यहाँ पर भी मर जाएंगे। इसलिए अगली सुबह वो लोग तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। उनके पास जो कुछ भी था वो सब उसमें पानी भर लेते हैं और तपती हुई धूप में चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक रेतीला तूफान आता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग एक गड्ढे का सहारा लेते हैं। वो तूफान से तो बच जाते हैं, लेकिन उस तूफान की वजह से उनका सारा पानी गिर गया था और खाने के लिए उनके पास सिर्फ सूखी हुई कुछ मछलियाँ थी। अब वो वापस कुएं के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि तूफान की वजह से उनके पैरों के निशान मिट चुके थे। वो नहीं जानते कि कुआं किस तरफ है। अब सुबह होते ही वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। वो लोग हिम्मत हार चुके थे। वो लोग भूख प्यास से मर रहे थे। तभी चलते चलते एरिना गिर जाती है। जब वो लोग उसके पैर को देखते हैं तो वो पूरी तरह से सूज गए थे। दरअसल उसे लू लग गई थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं चल सकती हूँ। पर स्मिथ जानता था कि वो आगे नहीं चल सकती। वो खड़ी होकर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से गिर जाती है। वो लोग उसे पानी से एक कपड़ा भिगोकर देते हैं क्योंकि उनके पास पानी ज्यादा नहीं था। अब एरिना के लिए आगे चलना नामुमकिन था। उसकी ये हालत देखकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है कि वही उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया था। थोड़ी दूर चलने के बाद एरिना कहती है कि मुझे जमीन पर उतारो, अब मैं सोना चाहती हूँ। अब उसे भी समझ में आ गया था कि अब वो मरने वाली है। वो आखिरी बार सबको मायूस होकर देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो लोग उसे वहीं दफना देते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर यह रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब वो लोग इस तपते हुए रेगिस्तान में बिना पानी के चल रहे थे। धूप की वजह से उनके होंठ और पैरों में छाले पड़ गए थे। आगे जाकर थॉमस भी गिर जाता है। वो भी बहुत कमजोर हो गया था। रात को सब लोग उसकी पेंटिंग देखकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब सुबह वो लोग उसे दफना कर आगे बढ़ते हैं। अब सबको लगने लगा था कि ऐसे ही एक एक करके वो सब मारे जाएंगे, लेकिन तभी उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है। उन्हें दूर पहाड़ नजर आते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ पानी जरूर होगा, लेकिन अब स्मिथ हिम्मत हार चुका था। उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वो यानुस से कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से छोड़कर आगे चले जाओ। तब यानुस वॉस और जोरान से कहता है कि तुम लोग आगे जाकर पानी ढूंढो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तब वो लोग पानी ढूंढने पहाड़ों की तरफ जाते हैं और यानुस स्मिथ को सहारा देकर उसके पीछे आते हैं। रात में वो लोग पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं, पर जोरान और वॉस को पानी नहीं मिला था। उस रात वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जोरान को एक सांप दिखता है और वो उसका पीछा करता है। उसे पता था कि जरूर पानी तक जाएगा। उसे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी मिल जाता है। वो तुरंत बाकी लोगों को आवाज देता है। वो पानी उनकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं था, पर उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। अब वो लोग उस सांप को पकड़ते हैं और उसे पकाकर खाने लगते हैं। अब वो दिन और रात में यहीं रुकते हैं क्योंकि स्मिथ के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे चल सके। वो यानुस से कहता है कि आप लोग मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, वरना आप लोग भी मारे जाओगे। लेकिन यानुस उसके मरे हुए बेटे की याद दिलाकर उसका हौसला बढ़ाता है, उसे आगे जाने के लिए हिम्मत देता है। अगली सुबह वो आगे जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो खुद ही अपनी हिम्मत से आगे बढ़ता है। आखिर उन्होंने रेगिस्तान को पार कर लिया था। अब उन्हें पानी की कोई भी कमी नहीं थी। सुबह जब वॉस की आंख खुलती है तो उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है, मतलब कि अब वो लोग चाइना पहुंच चुके थे। आगे चलकर वो लोग तिब्बत की सरहद पार करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें लासा दिखाता है। यहाँ से वो उन्हें इंडिया का हिमालय भी दिखाता है। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है और उन लोगों का वेलकम करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। अब वो बताते हैं कि इंडिया जाने के लिए आप लोगों को सिक्किम के रास्ते से जाना होगा, लेकिन आप लोग अभी मत जाओ क्योंकि अभी मौसम खराब है। लेकिन मौसम बदलने में अभी 3 महीने का टाइम लगने वाला था। लेकिन यानुस कहता है कि हमें इतने टाइम तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी स्मिथ कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, मैं अब चाइना जाऊंगा, क्योंकि वो अमेरिकन था और चाइना में यूएस मिलिट्री का मिशन जारी था जिसके जरिए वो अमेरिका चला जाएगा। वो बहुत खुश थे कि वो बच निकले, लेकिन उन्हें अपने साथियों को खोने का भी अफसोस था। अब यहाँ से यानुस और उसके 2 साथी इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं और स्मिथ चाइना चला जाता है।
कुछ दिनों बाद यानुस और उसके साथी हिमालय पार करके इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां इंडिया के लोग उनका वेलकम करते हैं। जब इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग साइबेरिया से चलकर आए हैं, तब वो लोग उनको काफी इज्जत देते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। आखिरकार उन लोगों ने जो ठान लिया था वो करके भी दिखाया। अपना सफर में उन्होंने अपनी सारी मुश्किलों का सामना किया, फिर चाहे तपती गर्मी हो या जमा देने वाली सर्दियां हो। उन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की और अपनों को खोया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 6400 किलोमीटर का सफर तय किया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब 50 साल के बाद पोलैंड आजाद हुआ, तो यानुस अपने घर पहुंच जाता है। वो उसी पत्थर के नीचे से चाबी निकालता है और दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ सामने है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसे कम दिखता था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाकर बैठता है तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसका 50 सालों से इंतजार कर रही थी और वो उसे देखकर रोने लगती है। दोनों गले मिलते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या